अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स MGT 610 का लेक्चर नंबर 9। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। बिजनेस एथिक्स लेक्चर नंबर 9 जो है वो दो टॉपिक्स के ऊपर बात करता है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इनकॉर्पोरेट्स के कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के ऊपर बात करता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, यूनिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी का। यूनिवर्सिबिलिटी की मेन मतलब ये होता है कि एक पर्सन का रीज़न जो है वो कोई भी एक्शन जो है वो कर रहा होता है तो वो जो है किसी असूल के मुताबिक होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि आप एवं ही कोई काम करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी काम जो यूनिवर्सिबिलिटी होता है यानी कि यूनिवर्सली कोई काम किया जाता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, इस वजह से वो काम किया जाता है। जैसे आप एक मिसाल ले लें कि AM और PM का रूल जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। यानी कि AM का जो टाइम है वो दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और PM से जो है वो आपको पता चलता है कि ये रात का टाइम हो रहा है, या फिर वो 24 आवर्स भी टाइम यूज़ किया जाता है जिसमें AM PM की नीड नहीं होती। लेकिन उसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्ट किया जाता है कि AM PM लोग नहीं समझते, तो कुछ लोग 24 आवर्स के टाइम में वो कंफर्टेबल होते हैं। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी है, इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा जो है वो कोई काम कर रहा होता है तो उसका होना चाहिए, वो ये सोचता है कि भाई दूसरे लोग भी जो हैं वो काम करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, रिवर्सिबिलिटी मीन दैट पर्सन रीजन फॉर एक्टिंग मस्ट बी रीजन दैट ही और शी वुड बी विलिंग टू हैव ऑल अदर यूज इवन एज द बेसिस ऑफ हाउ दे ट्रीट हिम और हर। यानी कि हर बंदा कोई चीज़ यूज़ कर रहा होता है या कोई एक्शन कर रहा होता है तो उसके पीछे उसका रीज़न होता है कि दूसरा बंदा भी उसके इस एक्शन को सराहे या उसको अच्छी तरीके से वो करे। यानी कि आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं या पेपर में मेहनत करके देते हैं तो आपकी ये रीज़न होता है कि रिवर्सिबिलिटी, यानी कि रिवर्स में जो आपके ऊपर रिजल्ट आए, यानी कि आपने एक एक्शन किया और उसका रिवर्सली जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट अच्छा आया, अच्छे मार्क्स की सूरत में आया, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको ने अगर अच्छा काम किया है तो आपको सैलरी की सूरत में या आपको अप्रिसिएशन वगैरह मिले। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कैंट जो हैं वो उन्होंने एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के ऊपर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि एक्ट इन सच अ वे दैट यू ऑलवेज ट्रीट ह्यूमैनिटी। यानी कि आप इस तरीके से काम करें कि आप हमेशा इंसानियत के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो या इंसानियत को ट्रीट करें। अब इसमें यह है कि आप या तो अपनी तौर पे करें, यानी कि वैन इन योर और पर्सन, यानी कि जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो भी ऐसा काम करेंगे वो आपके लिए अच्छा हो, और अगर किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए भी अच्छा होना चाहिए। जैसे हम जैसे मुसलमान हैं तो हमारे लिए कि अच्छा मुसलमान वो है जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करे वही चीज़ अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करे, तो ये मुसलमानों का वो है। तो इसी तरीके से इसी से मिलती जुलती बात को यहाँ जो है डिफ़ाइन किया जा रहा है। उसमें ये किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ देख रहे हैं बट ऑलवेज एट द सेम टाइम एज एन एंड। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के लिए अच्छा करना चाहें, आपकी नीयत अच्छी हो लेकिन वो अच्छा ना हो, इस तरीके के मामला भी हो जाते हैं। कैंट ने जो है दो चीज़ें यहाँ पे बयान की हैं। फर्स्ट जो है वो रिस्पेक्ट ईच पर्सन फ्रीडम वाई ट्रीटिंग पीपल ओनली एज दे हैव फ्रीली कंसेंटेड टू बी ट्रीटेड बिफोर हैंड। यानी कि हर किसी बंदे पे अपनी जो है वो राय थोपने की कोशिश ना करें या उस पर मजबूर ना कर दें कि ये काम उसने करना है। हर किसी की आज़ादी की जो है वो रिस्पेक्ट करें और उसको इस तरीके से ट्रीट करें कि वो अपने थोड़े से फैसले खुद ले सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोगों को समझाते हैं उनके अच्छे के लिए, से माँ बाप हमें समझा रहे होते हैं कि ये काम आपके लिए अच्छा है, ये काम बुरा है। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, अपने फैसले खुद करना शुरू कर देते हैं तो जब ये बात सही है, लेकिन अब जब हम छोटे होते हैं तो जब ये बात शायद ठीक नहीं है। उसके बाद डेवलप ईच पर्सन कैपेसिटी टू फ्रीली चूज़ फॉर हिम एंड हर सेल्फ एम ही और शी विल परफ्यू। यानी कि हर बंदे को आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने लिए क्या चीज़ पसंद करना चाहता है और क्या चीज़ पसंद नहीं करता। उसके बाद इसको एक समराइज वे में दिया जा रहा है इन्हीं बातों को ऊपर कि एन एक्शन इज़ मोरली राइट फॉर अ पर्सन इफ़ and only if in performing the action the person does not use others merely as means for advancing his or her own interests। यानी कि एक इंसान का कोई भी काम जो है या कोई एक्शन जो है वो उस वक्त सही होता है जब वो खुद के वसाइल इस्तेमाल करते हुए कर रहा हो। यानी कि ऐसा ना हो कि वो दूसरे की गर्दन पे पैर रख के दूसरे का गला घोट के जो है वो अपने मफाद पूरे कर रहा हो। जैसे मतलबी लोग होते हैं कि वो दूसरे का भले नुकसान हो जाए लेकिन अपना इंटरेस्ट जो है वो पूरा हो जाता है। यानी कि आपको, और आगे वो बोल रहे हैं कि बट आल्सो बोथ रिस्पेक्ट एंड डेवलप देयर कैपेसिटी टू चूज़ फ्रीली फॉर देमसेल्फ। यानी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की जो चीज़ बेहतर है उसको आप चूज़ करें। हाउएवर इफ़ द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव एक्सप्लेन वाई पीपल हैव मॉरल राइट्स, यानी कि
इट कैन नॉट बाई इट सेल्फ टेल अस व्हाट पर्टिकुलर मोरल राइट्स एट ह्यूमन हैव, यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कैटेगोरिकली कर इम्पेरेटिव जो है वो ये नहीं बताता कि कौन से ख़ास जो हैं वो हकूक़ हैं इंसानों के, या इस तरीके की इसमें कोई बात नहीं गई जैसे कुछ हकूक़ बताए गए हों या कुछ राइट्स बताए गए हों कि भाई ये हैं। और जब राइट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आता है, यानी कि एक बंदा जो है, दो लोगों के दरमियान जब एक चीज़ पे लड़ाई हो जाती है कि ये मेरा हक है, ये मुझे चाहिए, जैसे वो बोलते हैं साडा हक है तेरा हक, और दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि नहीं भाई ये आपका हक नहीं है, ये आप गलत मांग रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है वो हमें बताता नहीं है कि क्या चीज़ इसमें क्या करना चाहिए। उसके बाद 3 बेसिक राइट हैं जो डिफेंड करते हैं कैनेडियन ग्राउंड को, कि ह्यूमन हैव क्लियर इंटरेस्ट इन बीइंग प्रोवाइडेड विद द वर्क, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर दे नीड टू लिव, यानी कि इंसान जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि उनको काम चाहिए, यानी कि पैसे कमा सकें, और फिर ग़िज़ा है, कपड़े हैं, और रहने के लिए घर हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो ये बेसिक नीड्स है जो इंसानों को चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये भी है कि आप हर इंसान ये चाहता है कि वो बीमारियों से दूर रहे, या एक्सीडेंट अल्लाह माफ़ करे ऐसी किसी माजूरी या इस तरीके से चीज़ों से दूर रहे, और उसके लिए वो पूरी कोशिश करता है, एहतियात से गाड़ी चलाते हैं और दूसरे मामला कर रहे होते हैं। उसके बाद है ह्यूमन हैव क्लियर इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप किसी के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, या आप कहीं जॉब करने जा रहे होते हैं, तो वो सारी पॉलिसीज़ वगैरह अपने बता रहे होते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये हम इस तरीके से सैलरी इंक्रीज़ करते हैं, तो ये चीज़ करते हैं, तो आप हर किसी का क्लियर इंटरेस्ट होता है कि वो बहुत सोच समझ के फैसला करता है इन बारे में। अब उसके बाद कैंट के थ्योरी के ऊपर जो है वो क्रिटिक्स बताए जा रहे हैं कि भाई पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि कैंट की थ्योरी जो है वो हमेशा काम नहीं आती आपके, यानी कि मुख्तलिफ सिनेरियोज ऐसे भी आ जाते हैं कि जब इसकी थ्योरी जो है वो अप्लाई ही नहीं होती। सम क्रिटिक्स, बहुत सारे लोग दूसरा इस पे एतराज़ ये है कि करते हैं कि भाई काइंड ऑफ इंटरेस्ट और मोरल राइट जो है वो कैसे पता चलेगा, और इन दोनों के कितने इंसान के इखलाकी राइट हैं, यानी कि अब हर बंदा बोलता है अगर काम पे जाए, तो अगर ऑफिस में एसी लगा हुआ है तो नीचे वाला वर्कर बोले भाई हमारे को भी एसी लगा के दे दो, या एक बंदा बहुत थोड़ा आसान काम कर रहा है और दूसरे बंदे ज़रा मुश्किल काम कर रहे हैं, तो हर बंदा बोलेगा नहीं भाई मुझे तो ये आसान काम दे दो। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या क्या मोरल राइट हैं और इन राइट्स की लिमिट्स वगैरह क्या है, तो ये कैंट की थ्योरी हमें नहीं बताती। उसके बाद तीसरा जो है वो जितनी भी काउंटर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो कैंट की थ्योरी के अगेंस्ट चली जाती हैं, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा यूनिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी के ऊपर, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने पेपर तो अच्छा नहीं दिया, लेकिन जब मार्क्स आ रहे होते हैं फिर वो रीचेकिंग की तरफ चले जाते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि बोलते हैं नहीं भाई हमने तो अच्छा किया था लेकिन हमारे साथ ज़्यादती हो गई और हमारे नंबर ही अच्छे नहीं आया, और ये सारी चीज़ें आई, यानी कि आपको तो ऐसा लगता है कि जो सवाल आपसे पूछा गया आप उसका जवाब बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें, उसको समझें, एंड देन आप उसके आंसर को पुट अप करें। अब जैसे यूनिवर्सली बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग कल्चर में अलग हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह ही एक्सेप्ट की जाए, तो इस पे भी थोड़ा एतराज़ है। उसके बाद हैं लाइबरेरियन फ़िलोसोफर हैं रॉबर्ट नोजिक, इन्होंने भी एक थ्योरी दी है। वो ये कहते हैं कि भाई द क्लेम फ्रीडम constraint is necessary good and all constraint imposed on one by other are necessary evils except when they prevent even ग्रेटर ह्यूमन कॉन्स्टेंट्स। ये कहते हैं कि एक इंसान को जो है वो आज़ाद रहना चाहिए और उसको आज़ादी के साथ सारे काम करने चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो कोई मुदाखलत ना करे। अगर एक इंसान को आप आज़ाद छोड़ देंगे कि वो कुछ भी कर सकता है, तो ये चीज़ अगेंस्ट चली जाएगी दूसरे इंसानों के ऊपर, क्योंकि वो दूसरों के ऊपर जो है वो इम्पोज करना शुरू कर देगा बहुत सारी चीज़ें। जैसे अभी गवर्नमेंट है हमारी, तो उसमें बहुत से लोग आ गए हैं, यानी कि कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो उसमें जैसे उन्होंने अभी पेट्रोल की प्राइसेस हाइक कर दी, यानी कि वो आज़ाद हैं अपने फैसले करने में कि भाई अब उनके पास पावर है कि वो पेट्रोल की प्राइसेस को अप कर सकते हैं। अब वो आज़ाद हैं तो उनकी आज़ादी की वजह से बहुत सारी आवाम जो है वो गरीब जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एक इंसान को आज़ाद छोड़ देंगे तो वो दूसरों को सफ़र करवाएगा। अब दूसरा ये है कि कोई ना कोई होना चाहिए जो उनकी फ़ैसलों में मुदाखलत करे, उनको रोक सके, तो ये ज़रूरी है। तो रॉबर्ट नोजिक जो हैं वो इस बात की तरफ बता रहे हैं। के बाद ये बताया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ वन पर्सन एयरली कंप्रोज इन कॉन्स्टेंट्स और अदर, जो हमने बात की है वही है। जस्टिस एज फेयरनेस की बात हो रही है कि ब्राउन लंग की एक बीमारी थी जो कि कॉटन डस्ट की वजह से होती थी, उसकी वजह से आप कैसे कहेंगे कि भाई जस्टिस और फेयरनेस जो है वो सच कंसर्न जो है वो किस तरीके से इन दोनों मसले मसाइल को हल करता है। उसके बाद है जस्टिस एंड फेयरनेस आर एसेंशियली कंपैरेटिव, यानी कि ये दोनों जो हैं वो कंपैरेटिव फैक्टर होते हैं। दे आर कंसर्न विद द कंपैरेटिव ट्रीटमेंट गिवन टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप व्हेन बेनिफिट बर्डन आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जस्टिस और फेयरनेस को, यानी कि इंसाफ और
ईमानदारी के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। दोनों आपस में कंसल्ट करते हैं, जब भी आप बर्डन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। व्हेन रूल्स एंड लॉ आर एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि जब आप असूल बनाएं या कानून बनाएं तो उसके लिए आपको जस्टिस एंड फेयरनेस का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। कि व्हेन मेंबर ऑफ अ ग्रुप कॉर्पोरेट compete with each other and when people are punished for their wrong that have been compensated for wrong they have suffered, यानी कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए तो वो कानून और असूलों के मुताबिक होनी चाहिए। उसके बाद बोलें जस्टिस जनरली रेफर टू मैटर दैट आर मोर सीरियस देन फेयरनेस, यानी कि इंसाफ जो है वो वहाँ पर उन मैटर्स के ऊपर आता है जो फेयरनेस से, ईमानदारी से ज़्यादा वो होते हैं। तो इंसाफ की बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है कि ईमानदारी इस मामलात में हुई है या नहीं हुई है। ग्रेटर बेनिफिट फॉर सम डू नॉट जस्टिफाई इनजस्टिस टू अदर, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है, अगर एक इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो उसके ऊपर उसको इंसाफ ना किया जाए बल्कि इनजस्टिस कर दी जाए दूसरों से कि भाई यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है तो इंसाफ के तकाज़ों को वो नहीं रखो, बल्कि बेइंसाफ़ी भी हो रही है तो होने दो, किसी एक को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना तो फ़ायदा पहुँचा दिया जाए, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस टू नॉट जनरली ओवरराइड इंडिविजुअल मोरल राइट, यानी कि इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो एक इंसान की अखलाकियत को जो है वो उसको नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, यानी कि एक इंसान के जो बेसिक राइट्स हैं ना उन राइट्स के ख़िलाफ़ उनको नहीं होना चाहिए इंसाफ के तकाज़ों को। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, यहाँ पे 3 जस्टिस की जो है कैटेगरीज दी गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ये आते हैं कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट, यानी कि जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी में वो है। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, यानी कि पेनल्टीज़ और जो पनिशमेंट वगैरह दी जाती हैं वो रीट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर आती हैं। कंपनसेटरी जस्टिस है, यानी कि अगर एक इंसान का कोई नुकसान हो गया किसी दूसरे की वजह से तो उसके जो मामला होते हैं वो कंपनसेटरी जस्टिस के अंदर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मैं आपको बता दूं एक और बात यहाँ पर कि कुछ टेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि येलो से हाईलाइटेड हुआ हुआ है, कुछ पर्पल से हाईलाइटेड हुआ हुआ है। तो जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं वो जानते हैं कि पर्पल हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है ये क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और येलो हाईलाइटेड टेक्स्ट जो है ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, या इनको आप पढ़ के इनफ है कि आपकी तैयारी इस लेक्चर की अच्छी हो जाए। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर दें एंड देन मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को जब हम लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनफ फूड जो है वो नहीं है। बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ लोग बेचारे भूख से मर जाते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर सरकारी अस्पतालों में चले जाएँ इलाज तो काफ़ी हद तक बहुत कम पैसों में हो जाता है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको मिलती हैं। और जैसे कि आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अनप्लेजेंट होता है। तो उसमें बता रहे हैं कि जब रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम होती हैं तो हमें एक असूल बनाने चाहिए कि हम उनको जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करें। द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज दैट इक्वल्स मीन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल इज ट्रीटेड इनइक्वली, यानी कि एक असूल जो है इसका यूनिवर्सली जो असूल जो है वो ये होना चाहिए कि जो चीज़ें इक्वल्स जो हैं वो चीज़ें बराबरी के तौर पे बांटी जाएं और जो चीज़ें अनइक्वल हैं उनको अनइक्वली बांटे जाए, यानी कि जो चीज़ें कम हैं उनको सब में बराबर बांटा जाए और जो चीज़ें वाफिर मकदार में मौजूद हैं उसको आप अनइक्वली बांटें तो कोई इशू नहीं। Individuals who are similar in all respect relevant to the kind of treatment in question should be given similar benefit and benefit if they are dissimilar in other relevant respect, यानी कि इसकी आप मिसाल ये ले लें कि अगर एक इंसान को, दो इंसानों का एक्सीडेंट हुआ है तो दोनों को चोट लगी है, दोनों की ज़िंदगी बचाना ज़रूरी है तो दोनों की ज़िंदगी बचानी चाहिए, भले वो दूसरी उसमें डिसिमिलर हो। यानी कि एक इंसान है जो 20-25 साल का है और दूसरा इंसान है जो 60 साल का है और दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 25 साल वाले की जान बचा लें और 60 साल वाले को बोलें कि इसने तो काफ़ी ज़िंदगी जी ली, इसको मरने दें। नहीं, क्योंकि उनकी एज का डिफरेंस है, एज में वो डिसिमिलर हैं लेकिन एक्सीडेंट दोनों का हुआ है इसमें वो सिमिलर हैं, तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा ना हो कि उनकी कुछ डिसिमिलरिटीज़, एज डिसिमिलर होने की वजह से उनको ट्रीट इक्वली ना किया जाए। उसके बाद इंडिविजुअल हु आर डिसिमिलर इन अ रिलेवेंट रिस्पेक्ट आउट टू बी ट्रीटेड डिसिमिलरिटी इन प्रोपोर्शन टू देयर डिसिमिलरिटी, यहाँ पे उसी की अपोजिट बात हो रही है। According to egalitarian, all benefits and burden should be distributed according to the following formula, यानी कि ये egalitarian एक साहब थे, उन्होंने बोला है कि हर इंसान जो है उसको इक्वल शेयर मिलना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, उसके बेनिफिट और बर्डन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। यानी कि अगर फ़वाइद हैं तो सबको एक जैसे मिलने चाहिए, अगर कुछ नुकसानात हैं तो सबको एक जैसे मिलने चाहिए।
यानी ये फ़वाइद और नुकसानात और रिसोर्सेज सब के अंदर बराबर बराबर तकसीम होनी चाहिए। लेकिन इनके ऊपर भी कुछ क्रिटिक्स आए कि भाई नीड, एबिलिटी, एफर्ट आर रेलेवेंट डिफरेंसेस अमंग पीपल, यानी कि एक इंसान जो है वो ज़्यादा मेहनत करता है। अब इसकी मिसाल आप यहाँ ले लें, अगर मार्क्स सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और अगर गोल्ड मेडल तमाम स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा तो इससे तो नुकसान हो जाएगा ना। तो जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं और ज़्यादा मेहनत करके तैयारी करते हैं तो उनके अच्छे मार्क्स आने चाहिए और वो अच्छे फ्यूचर के हकदार हैं एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि पढ़ते ही नहीं है, मेहनत नहीं करते। तो इन चीज़ों के दोनों के दरमियान मसले मसाइल हैं, तो ये इक्वली इसके ऊपर भी क्रिटिक्स हैं। तो ये था आज का लेक्चर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब करने में आपके 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मोटिवेट करेंगे हम मज़ीद वीडियो बनाएं और आपकी हेल्प हो सके उससे और हमारी भी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह।